आइए सर, टैक्सेस में जैसे हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स की, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम की बात करते हैं, राइट। तो हमें बेसिकली मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि लाइक जैसे डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है, जो कि देयर इज अ एग्जांपल। बेसिकली हम टैक्स को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और फिर डायरेक्ट टैक्स में हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, राइट। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम की, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एग्जाम्स। नाउ मैं एक कॉमन एग्जांपल हमेशा लेता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई ये हम दो टैक्स क्यों पे कर रहे हैं। वाई इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट टैक्स एंड वाई जीएसटी इज कंसिडर्ड एज अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक बेसिक कॉमन चीज जो मैं बताता हूं जनरली अपनी क्लास में कि भाई जो टैक्स हमारे ऊपर लगता है और हम खुद अपनी जेब से पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। जो टैक्स हम पे लग रहा है, गवर्नमेंट हम पर लेवी करती है, हम पर वो लगाती है, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बना रखा है जो मेरे ऊपर अप्लाई होता है और जिसके कारण अब मैं मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, वो टैक्स मैं किसी और से नहीं लेता हूं, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। और जो टैक्स गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग देता तो मैं हूं, लेकिन वो मैं किसी और से लेके देता हूं, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे समझिए। और उसका एक कॉमन एग्जांपल मैं अपनी क्लास में अपनी कोचिंग को ही रख के बनाता हूं, राइट। एसएटीसी सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास। मतलब कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर डबल टैक्सेशन नहीं हो गया ये चीज, हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं, फिर हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा। और कंफ्यूजन कब आती है, बच्चों को कंफ्यूजन कब आती है, जब मैं बच्चों को बोलता हूं कि रेंट पर जीएसटी लगता है। जीएसटी की क्लास में हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि बेटा इस रेंट पर जीएसटी लगेगा। बच्चा क्या बोलता है, सर रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग इनकम टैक्स देते हैं उस पे। तो रेंट इज अ कॉमन थिंग। बच्चे जब रेंट सुनते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आया है, तो बच्चों को लगता है अच्छा हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आया है, इस पर तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करके इनकम टैक्स देंगे। अब जीएसटी की क्लास में, आईडीटी की क्लास में हम बोलते हैं कि नहीं बेटा आपको इस पर जीएसटी भी लगेगा। तो बच्चे को लगता है क्या कि अरे मैं मकान मालिक, मुझे तो डबल टैक्स देना पड़ गया, राइट। ऐसे ही प्रोफेशनल फी पे भी बात होती है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं जब जाता हूं कहीं पे ऑडिट वगैरह करने के लिए, तो वहां पर भी दो टैक्स के कंप्लायंस करने पड़ते हैं। हाउएवर इफ आई एम मेकिंग टू कंप्लायंस, इफ आई एम डूइंग टू कंप्लायंस, इसका मतलब ये नहीं कि ये डबल टैक्सेशन है। सर डबल टैक्सेशन हम किसको बोलते हैं, जब एक ही टैक्स आप दो बार दे रहे हो, जीएसटी दो बार दे रहे हो, कस्टम ड्यूटी दो बार दे रहे हो, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स दो बार दे रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डबल टैक्स। एक आदमी दो अलग अलग तरीके का टैक्स दे रहा है, तो हम उसे लॉ की लैंग्वेज में, टैक्स की लैंग्वेज में डबल टैक्स नहीं कहेंगे। और अदरवाइज आप उसे कहो कि हाँ डबल टैक्स है, लेकिन वो टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक। तो एक कॉमन एग्जांपल एसएटीसी और स्टूडेंट्स का मैं यहां पर लेता हूं हमेशा इस चीज को समझाने के लिए। इस एग्जाम्पल को 10 से 15 मिनट लगेंगे समझाने में। एक बार समझ गए तो आपको ये इनकम टैक्स में भी काम आता है और जीएसटी में भी काम आएगा। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग बोलते हैं कि जिस पर ये टैक्स लेवी होता है उसका फाइनल जो इंसिडेंस है उसी पर्सन पे होता है, यानी उसी पर्सन को अपनी जेब से वो टैक्स देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी में कहा जाता है कि ये लेवी एक पर्सन पे होता है, बट इसकी अल्टीमेट जो लाइबिलिटी है वो दूसरे पर्सन पे शिफ्ट हो जाती है। तो वो मैं शिफ्टिंग अब स्टूडेंट्स और एसएटीसी के बीच में हो रही है, ऐसे समझो। एक कॉमन एग्जांपल बेसिकली कि मैं स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, यस, कोचिंग की सर्विसेज, ट्रेनिंग दे रहा हूं, क्लासेस की सर्विसेज दे रहा हूं। तो ये हो गया एक तरह से जीएसटी की नजर में सप्लाई ऑफ सर्विस। जीएसटी की नजर में कोचिंग क्लास, कोचिंग सर्विसेज। बहुत बेसिक एग्जांपल, जीएसटी स्टार्ट करने से पहले, जीएसटी में हम जाएंगे, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल इसके थ्रू हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड जीएसटी। और एसएटीसी दोनों टैक्स का कंप्लायंस जो कर रहा है, तो क्या एसएटीसी की जेब से दोनों टैक्स जा रहे हैं, ऐसा। तो सर सूरज अग्रवाल टैक्स क्लासेस जो मेरी कोचिंग का नाम है, मैं स्टूडेंट्स को कोचिंग क्लासेस की सर्विस देता हूं, दे रहा हूं।
तो ये हो गया एक सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट। सर सप्लाई ऑफ सर्विस की होगी तो इसकी एक वैल्यू होगी, तो है सर वैल्यू है 10,000 रुपीज। बोलो अच्छा सर। से एग्जाम्पल की एक वैल्यू मैंने ली 10,000 रुपीज, एक स्टूडेंट 10,000 रुपए की सर्विस मुझसे लेना चाहता है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, इस 10,000 की सर्विसेज पर गवर्नमेंट बोलती है इस पर आपको जीएसटी लगाना होगा। जीएसटी का एक डिफॉल्ट रेट हमेशा लिया जाता है 18% सर्विसेज के केस में। सर्विसेज के केस में जीएसटी का डिफॉल्ट रेट 18% लेते हैं। अच्छा, अभी बेसिकली मैं जीएसटी के दो हिस्से नहीं कर रहा हूं, वैसे एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी के यहां पे दो हिस्से होते हैं, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी। ऐसे समझो कि अगर जीएसटी का रेट 18% है तो सेंट्रल का 9% होगा और स्टेट का 9% होगा। लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं, मैं जीएसटी की डिटेल्ड बाइफर्केशन में नहीं जा रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने एक सर्विस देनी है 10,000 रुपए की बच्चे को, गवर्नमेंट बोलती है सुनो इस सर्विस पर जीएसटी लगेगा 18%, और गवर्नमेंट कहती है कि तुम ये सामने वाले रेसिपिएंट से ले सकते हो, यानी टोटल वैल्यू 11,800 हो गई जो मैं स्टूडेंट से ले लूंगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने स्टूडेंट को नहीं बोला, गवर्नमेंट के टच में स्टूडेंट, और स्टूडेंट कभी भी गवर्नमेंट के टच में आया ही नहीं इस जीएसटी के लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। गवर्नमेंट ने एसएटीसी सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास जो एक बिजनेस प्रीमाइसेस है, एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, ये एक बिजनेस कर रही है, ये एक ट्रांजैक्शन कर रही है, सर्विसेज दे रही है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रही है ये स्टूडेंट के साथ। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई एस्टैब्लिशमेंट, राइट, ध्यान से सुनिएगा यहां पे, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई एस्टैब्लिशमेंट कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होती है, सर्विसेज के सप्लाई कर रही है या गुड्स के सप्लाई कर रही है, और सामने वाला रेसिपिएंट जब उस गुड्स को एक वैल्यू पर कंज्यूम करता है, फ्री नहीं होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, तो वैल्यू हुई 10,000। तो गवर्नमेंट यहां बोलती है सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास को कि आपको इस वैल्यू पर जीएसटी देना होगा। तो भाई रेट कितना, 18%, तो 1800। तो बोला ये 1800 रुपया हम दें, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, आप इसे प्राइस वैल्यू का पार्ट बना के सामने वाले से ले सकते हैं, इट इज लीगल। और इसीलिए हम और आप जब कभी मोबाइल खरीदने जाते हैं, मेडिसिन खरीदने जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कोई कपड़े का आइटम पहनने के लिए खरीदने जाते हैं, कोई स्वीट शॉप पे जाते हैं, तो हम जब हमारी जो बिलिंग होती है, जैसे पिज्जा हट में आप गए, पार्टी वार्टी किए, खाए पिए, और जब आप बिलिंग हुई तो बिलिंग पे जीएसटी लास्ट में लिखा होता है और हम उसको देते हैं। आदत है हमारी कि हम कहीं पर अगर बिल लेंगे तो बिल पे जीएसटी लिखा होगा और वो जीएसटी हमें देना है एज अ ग्राहक, कंज्यूमर, एज अ रेसिपिएंट। ये हमारा माइंडसेट एक हो चुका है। वाई? बिकॉज ये सदियों से चला आ रहा है। जीएसटी भले नया हो, लेकिन जीएसटी के पहले वैट था, जीएसटी के पहले सर्विस टैक्स था, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जब आया तो उसने कौन कौन से एक्ट को रिप्लेस किया, कस्टम को क्यों नहीं कर पाया, ये सब बातें हम लोग अलग से करेंगे। जीएसटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, फिर एक यूटी जीएसटी है, फिर एक आईजीएसटी है, फिर एक जीएसटी कंपनसेशन सेस है। हम उन सब कंपोनेंट्स में धीरे धीरे करके जाएंगे। अभी तो एक बेसिक चीज कि भाई गवर्नमेंट बोलती है जीएसटी देना है, और तुम इस जीएसटी को प्राइस कॉस्ट बना के सामने वाले रेसिपिएंट कस्टमर से ले सकते हो। तो स्टूडेंट को फी कितने की पड़ी? 11,800 की। वो घर पे जाके क्या बोलेगा, मैंने 10,000 रुपए की क्लास खरीदी है? नहीं। जैसे आप एमआरपी, जैसे आप जो रेस्टोरेंट में गए और 500 रुपए का आपने पिज्जा का ऑर्डर दिया, लेकिन बिल 600 रुपए का आया, तो आपको अल्टीमेटली 600 रुपए की कॉस्टिंग आई लंच की या डिनर की या पार्टी की। वैसे इस बच्चे का अल्टीमेट कॉस्ट 11,800 है। वो अपने घर पे कभी भी जाके नहीं बोलेगा कि उसने 1,800 रुपए जीएसटी दिया। वो ये बोलेगा कि सूरज सर की कोचिंग में क्लासेस ली, 11,800 लग गए यार। वो दोस्तों के बीच में अपने घर में यही बोलेगा, कोचिंग क्लास कितनी महंगी हो गई है, अब तो टीचर अपने घर से पढ़ा रहे हैं, कोई उनका रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। पहले तो टीचर बहाना बनाते थे कि इतना इतना ऑडिटोरियम मेंटेन करते हैं, एसी चलती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है तो कॉस्ट तो कम होनी चाहिए ना सर। स्टूडियो रिकॉर्डिंग में दूसरे कॉस्ट बढ़ जाते हैं, ऐसे समझिए। अल्टीमेटली मोड ऑफ
जो मोड ऑफ एजुकेशन चेंज हुआ है, जो पढ़ाने का तरीका चेंज हुआ है फेस टू फेस से नो, अब टोटली, पहले तो कोई कोई थे, अब टोटली लोग स्टूडियो रिकॉर्डिंग पे आ चुके हैं, लाइव सेशन पे आ चुके हैं, आप अपने घर में अपने घर। इन तरीकों का इम्पैक्ट फीस पे नहीं आया है राइट इन तरीकों का इम्पैक्ट फीस पे नहीं आया है, कोई एनालिसिस ना करे आप। तो इस बच्चे ने एसएटीसी को कितने रुपए दिए? 11,800 रिसीव हो गया। 11,800 रिसीव्ड हो चुका। अब क्या 11,800 पूरा एसएटीसी अपने पास रख लेगा? नहीं। जब हम अपने कंज्यूमर से, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, ये जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है कितने का? 1,800 रुपए का, ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारे पास नहीं बचेगा, सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और गवर्नमेंट में कौन कौन सी गवर्नमेंट? आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा स्टेट गवर्नमेंट। ये भी हम बात करेंगे क्यों आधा आधा, क्यों जीएसटी की ऐसी बाइफरकेशन हुई, कस्टम की क्यों नहीं, इनकम टैक्स की क्यों नहीं, ये सब बात करेंगे। लेकिन अभी अल्टीमेट आप समझिए कि गवर्नमेंट ने सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास को बोला कि आप बच्चों को अगर पढ़ाते हो तो आपको जीएसटी देना होगा 18%। तो अरे 10,000 की फीस है, 18% जीएसटी 1,800, अच्छा समझ गए। अब बच्चों से मुझे 11,800 लेने हैं। तो सर हमने बच्चों से 11,800 लिए और 1,800 रुपए की जीएसटी की पेमेंट कर दी। किसको? गवर्नमेंट को। अच्छा ध्यान रखिएगा, इन्हीं सब बातों पर हमारा चैप्टर भी डिपेंडेंट है। आगे जैसे जैसे चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन चलेंगे आपके लिए, वैसे वैसे आपको पता चलेगा ये जो अभी कहानी चल रही है इसी पे हमारे चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर का नाम सप्लाई है, एक का नाम चार्ज ऑफ जीएसटी है, एक का नाम पेमेंट ऑफ टैक्स है, एक का नाम रजिस्ट्रेशन है। ठीक, तो अलग अलग चैप्टर्स जो हमारे हैं वो इन्हीं किन्हीं कहानियों से कनेक्टेड हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो बातें चल रही हैं ये तो एक ब्रॉड लेवल पे चल रही है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, बट ये एग्जाम्पल बहुत काम आएगा। ये एग्जाम्पल से ही कनेक्टेड हमारे सारे सिलेबस के चैप्टर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये कॉमन डिस्कशन है, जब भी मैं बच्चों को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बेसिक लेवल पे जाके अगर बताने की कोशिश करता हूं तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं समझाता जरूर हूं उस एग्जाम्पल के थ्रू। आप मेरे डीटी के स्टूडेंट हैं और आप इनकम टैक्स के, और आपको लगता है कि सेम एग्जाम्पल हमने इनकम टैक्स की क्लास में पढ़ रखा है, तो इसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन पढ़ भी रखा होगा तो भूल गए होंगे, इसीलिए पढ़िए, नोट कीजिए इसको, राइट। तो सर स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया, हमने सर्विसेज दी, हमने अपनी बिलिंग की, उससे जीएसटी आया और उस जीएसटी को हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस हो गया, ये जीएसटी का कंप्लायंस हो गया, जीएसटी ओवर, जीएसटी ओवर। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली जो टैक्स एसएटीसी ने गवर्नमेंट को दिया वो किससे लेके दिया गया? बायर से, रेसिपिएंट से, कंज्यूमर से। जिसको हमने सर्विस दी, जिसको हमने गुड्स सेल किया, उससे हमने अल्टीमेटली वो टैक्स लिया और गवर्नमेंट को पीछे दे दिया। एंड ड्यू टू दिस नेचर हम इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। अब मैं इस चीज को इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में मर्ज कर रहा हूं। सर अब ये सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास क्या चलाती है? कोचिंग सेंटर चलाती है। तो वहां पर एक हेड है पीजीबीपी, पबजी नहीं रे बाबा, पीजीबीपी, मतलब आप इसको यहां पीजीबीपी और आपके दिमाग तक आते आते ये पबजी हो गया। नहीं, ये पबजी नहीं है, पीजीबीपी है। हाँ, लेकिन जितनी मेहनत आप पबजी खेलने में करते हैं उतनी मेहनत जिस दिन आप पीजीबीपी में कर लेंगे तो पीजीबीपी आपका बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप मान लीजिए 5-6 घंटे पबजी खेल रहे हैं तो बस 5-6 घंटे पीजीबीपी बनाइए, पढ़िए। बोला नहीं सर 1 घंटा रोज पबजी खेलते हैं, तो 1 घंटा रोज पीजीबीपी पढ़िए। पीजीबीपी एक बार पढ़ने के बाद आराम से ये चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक सर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में 5 तरह की इनकम होती है, उसमें से एक हेड है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसे मान के चलिए कि 11,800 रुपए हमें बच्चे से मिले थे, लेकिन 1,800 रुपए ये चले गए जीएसटी के नाम पे। तो फाइनली ये मेरी क्या हुई? रेवेन्यू हुई। मेरे बिजनेस की रेवेन्यू कितनी? 10,000।
मैं जो बिजनेस चला रहा हूं कोचिंग सेंटर, उसकी रेवेन्यू हो गई कितनी, 10,000। अब इस 10,000 में मैं अपने कोचिंग के चलाने के जो खर्चे हैं मेरे, भाई जो टीम काम कर रही है, जो पब्लिसिटी पे खर्चे हो रहे हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे खर्चे हो रहे हैं, बुक्स डेवलपमेंट में खर्चे हो रहे हैं, आपको जो सर्विस सॉफ्टवेयर के थ्रू दी जा रही है उसमें जो खर्चे हो रहे हैं, वो सब खर्चे अब हम इसमें घटाएंगे। ठीक सर, ऑब्वियसली बाय फॉलोइंग इनकम टैक्स प्रोविजन। इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है, कैसे आप रेवेन्यूज में क्या क्या लेके आओगे, एक्सपेंसेस में क्या क्या माइनस करोगे, उसको मैं अभी एक कैजुअल डिस्कशन बता रहा हूं, दोनों में बाइफर्केशन। सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास ने इनडायरेक्ट टैक्स दिया, जीएसटी दिया, लेकिन वो उसने अपनी जेब से नहीं दिया, उसने बच्चों से लेके दिया। फीस के कंपोनेंट में वो कंपोनेंट इंक्लूड था, तो जीएसटी का बर्डन तो कोचिंग सेंटर पे आया ही नहीं। हाँ, स्टूडेंट को थोड़ी फीस महंगी लगी, स्टूडेंट्स को थोड़ी फीस महंगी लगी। अब स्टूडेंट्स यहां पर जितना फीस में नेगोशिएट करवाएगा, डिस्काउंट कराएगा, उतना ही बर्डन बढ़ेगा किसका, एसएटीसी का। मैंने सोचा 10,000 रुपए मेरे लिए काफी हैं बच्चों को पढ़ाने का। अब उस पर 1,800 रुपए जीएसटी लगा के मैंने एक एमआरपी की मार्केटिंग की कि भाई मेरे से ये सब्जेक्ट ले लो 11,800 में। अब बच्चा बोल रहा है सर 9,000 रुपए देंगे, 8,000 देंगे, 10,000 देंगे, 10,500 देंगे। तो जितना भी बच्चा नेगोशिएट करेगा मुझसे, उतना मेरा बर्डन बढ़ेगा, मतलब मेरा प्रॉफिट मार्जिन उतना कम होगा। सर अगर बच्चा 11,800 रुपए से कम देगा तो अकॉर्डिंगली वैल्यू भी कम होगी और जीएसटी का अमाउंट भी कम होगा, उसकी कैलकुलेशन अलग से सीखेंगे। ध्यान रहे, ये 1,800 रुपया हमेशा जीएसटी मुझे नहीं देना। मान लो बच्चा ओवरऑल नेगोशिएट करके बोलता है सर मैं 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, अब बताओ एडमिशन लोगे या नहीं। तो जब वैल्यू 10,000 से 5,000 आएगी तो जीएसटी भी 1,800 से क्या आ जाएगा, 900 पे। लेकिन उसकी पढ़ाई हम लोग अलग करेंगे, डिस्काउंट बोल के वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में है, तो हम बात करेंगे वहां पे कि डिस्काउंट पहले देते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा, बाद में देते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा, वो हम अलग डिस्कस करेंगे। बट अब इधर आ जाते हैं, तो मैंने अपने कोचिंग के खर्चों को घटाया तो इनकम आई, और इसी इनकम पर जब इनकम टैक्स देने की बात आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। और इस इनकम टैक्स का कोई लेना देना स्टूडेंट से नहीं है। जितना भी ये इनडायरेक्ट टैक्स, जितना भी ये डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स हमने पे किया किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो हमने अपनी जेब से किया। सर सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास ने 10,000 की फीस पर जो जीएसटी लगा वो स्टूडेंट से ले लिया, इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये 10,000 की फीस में आई तो पैसे 11,800 है, लेकिन 1,800 मैंने माइनस कर दिया। अब बचा कितना, 10,000। 10,000 में मैंने जो एक्सपेंसेस इनकर किए इस कोचिंग को चलाने के लिए, वो माइनस करने के बाद जो इनकम बची उस पर मैंने इनकम टैक्स दे दिया, और वो मैंने अपनी जेब से दिया, बच्चे को पता ही नहीं है। सर जब मैंने 1,800 रुपए जीएसटी दी तो बच्चे को पता है, मैं जब उसको इनवॉइस दूंगा तो उस पर वो जीएसटी का अमाउंट लिख के दूंगा। ठीक सर, आप जब दुकान पर शॉपिंग वगैरह करने जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो आप खाने पीने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करते हो, जब बिल लेते हो, या ऑनलाइन शॉपिंग जब बिल आता है तो उसके अंदर जीएसटी कंपोनेंट लिखा हुआ होता है। तो सर स्टूडेंट को पता है कि जब मैंने उससे 10,000 रुपए पे फीस चार्ज की तो 1,800 रुपए का जीएसटी उससे लेके गवर्नमेंट को दिया है, स्टूडेंट को वो पता है। लेकिन स्टूडेंट को ये इनकम टैक्स के बारे में कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से ये पैसा लिया ही नहीं, मैंने अपनी जेब से ये टैक्स पे किया। तो सर इनकम टैक्स की लेवी मेरे ऊपर लगी और ये मैंने अपनी जेब से पे किया, इसीलिए इसका नेचर क्या है, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या है, जीएसटी मेरे पे लगी लेकिन मैंने इस लायबिलिटी को अपने स्टूडेंट पे शिफ्ट कर दी, इसीलिए इसका नेचर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप इस एग्जांपल से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। ठीक, और हम आगे फिर और आगे डिटेल में जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सर लेकिन कभी भी ओवरलैप नहीं कीजिएगा कि एसएटीसी ने 2 टैक्स दे दिए, ये तो गलत है सर, इंडिया बहुत गलत कर रहा है हमारे साथ। एक बेचारा कोचिंग सेंटर इनकम टैक्स भी दे रहा है और जीएसटी भी पे कर रहा है। सर ये 2 अलग अलग टैक्सेस हैं, 2 अलग अलग लॉ के हैं। ठीक, आप अगर एक लॉ में जीएसटी और दूसरे लॉ में इनकम टैक्स दे भी रहे हैं तो इट इज नॉट अ डबल टैक्सेशन। ठीक, ऐसे तो फिर हम जी नहीं पाएंगे, इंडिया में इतने सारे टैक्सेस हैं। लिखिए इसे, और जहां जहां लिखने का टाइम ना मिले वहां वीडियो को रोक लीजिए और आराम से लिखिए। अब यहां पे वीडियो को रोक लीजिए, अब आराम से बना लीजिए, जो लिखना है लिख लीजिए। जीएसटी की एक कॉपी अलग मेंटेन कीजिए। आज जिस दिन ये क्लास देख रहे हैं आप, उस दिन का एक डेट टाइम टेबल जरूर मेंटेन कीजिए, यही मैं कहता हूं हर बैच में, हर क्लास में। लिखिए इसे। बेसिकली इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल
to differentiate between direct tax and indirect tax practically with one live example we can say, one live example। और मैंने अभी इसमें टेक्निकल चीज मिक्स नहीं की, जैसे जीएसटी का बाइफर्केशन बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, वो सब तो हम आगे पढ़ने वाले हैं सर। और नहीं मैं अभी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में गया कि इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है और वो इनकम टैक्स पे कब करते हैं, मैं उस सब में किसी में नहीं गया। खाली ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स की पेमेंट, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स की पेमेंट सिर्फ एक ही जगह होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन जीएसटी की जो पेमेंट होती है अल्टीमेटली 50-50 होती है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे बातें और होंगी, लिखिए, वीडियो को यहां रोक लें, लिखें।